नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर फिर से। दोस्तों, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मनोविज्ञान की, और क्लास 11th की मनोविज्ञान की जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 की हम चर्चा करेंगे आज। पहले और दूसरे चैप्टर हम पहले कंप्लीट करा चुके हैं। ये क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 11th के विद्यार्थी हैं। तो जहाँ भी आपको मनोविज्ञान से संबंधित डाउट रहता है तो निश्चित रूप से एक ऑथेंटिक बुक के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। साथ में जो क्लास 11th के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये क्लास बेहद उपयोगी है। दोस्तों, आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा मानव व्यवहार के आधार। मानव व्यवहार के आधार कौन कौन से हैं? आधार से मतलब कि जो मानव का जो व्यवहार है वो किन किन कारणों से लक्षित होता है, किन किन कारणों से होता है। आप सभी ये जानते हैं जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है मित्रों? अवलोकनीय होता है। व्यवहार कैसा होता है? अवलोकनीय होता है, प्रेक्षणीय होता है। ये बात आप सभी जानते हैं। इस चैप्टर में हम यही चर्चा करेंगे कि व्यवहार किस तरह से हमारा निष्पादन हमारे व्यवहार का होता है, किस प्रकार से व्यवहार का उद्भव होता है, किस प्रकार से व्यक्ति कैसे कैसे व्यवहार करता है। इन सारी चीज़ों की चर्चा इस क्लास में हम करेंगे। देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। यहाँ से हम देखेंगे इस क्लास को। देखिए, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है विकासात्मक परिप्रेक्ष्य। इसकी हम चर्चा करेंगे कि इस पाठ में क्या कहा गया है। देखिए, आपने अवश्य देखा होगा कि लोग शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। निश्चित रूप से बात सही है कि जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही विशेषताएं प्रत्येक बालक की अलग अलग होती है। हम सब यह भी जानते हैं कि प्रत्येक बालक एक दूसरे बालक से भिन्न होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में पाए जाते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक से तात्पर्य है मानसिक विशेषताओं को बालक लिए हुए होता है। लोगों की विशिष्टताएं उनकी आनुवांशिक, अक्षय निधि और पर्यावरण की मांगों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होती है। ये बात है, ये कह रही है कि जो लोगों की विशेषताएं हैं, अर्थात लोगों के जो विशेष लक्षण हैं, वो किसका परिणाम होते हैं? एक तो होते हैं आनुवांशिकी और एक होता है पर्यावरण। अर्थात दो ही चीज़ हैं। एक तो होता है आपका वंशानुक्रम, एक तो क्या है आपका वंशानुक्रम, और एक क्या है आपका वातावरण। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण मनुष्य का जो व्यवहार है वो प्रत्येक का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में यही कहा गया है कि जो विशेषताएं हैं वो किसके कारण होती है? एक तो आनुवंशिकी के कारण होती है। अक्षय निधि, अक्षय निधि यानी जो कभी समाप्त नहीं होने वाला भंडार, ऐसे भंडार को क्या कहा जाता है? अक्षय निधि कहा जाता है। वो क्या है? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम कहते हैं माता पिता से जो हमें गुण दोष प्राप्त होते हैं वही हमारा वंशानुक्रम या आनुवंशिकी लक्षण होते हैं। पर्यावरण की मांगों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है क्या? लोगों की विशेषताएं, अर्थात बालक का जो विकास जिस तरह से हो रहा है वो केवल दो ही कारणों से है मुख्यतः। एक तो वंशानुक्रम है और एक क्या है? वातावरण है। इस संसार में जीवों की करोड़ों विभिन्न प्रजातियां हैं, बिल्कुल सही है, जो कई तरह से भिन्न है। अर्थात सभी लोग आपस में एक दूसरे से क्या हैं? भिन्न हैं। जीव वैज्ञानिकों का विश्वास है कि ये प्रजातियां हमेशा ऐसा नहीं थीं, ये अपने पूर्ववर्ती प्रारूपों से आज के रूप में विकसित हुई हैं। अर्थात जैसा इनका पहले इनके वंशज थे उसी के अकॉर्डिंग इनका विकास हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आधुनिक मानवों की विशेषताएं लगभग 2 लाख वर्ष पहले उनके पर्यावरण के साथ लगातार अंतःक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुई है। कहने का तात्पर्य यह है, पूरी चीज़ इन मानवों पर जो प्रभाव पड़ा है वो किसका प्रभाव पड़ा है मित्रों? वातावरण का। किसका प्रभाव पड़ा है? एनवायरनमेंट अर्थात वातावरण का प्रभाव पड़ा है। जो समय यहाँ पर दिया गया है वो जो सारे चेंजेज हुए हैं वो सारे चेंजेस किसके आधार पर हुए हैं? वातावरण के आधार पर हुए हैं। जैसा व्यक्ति को एनवायरनमेंट मिला है उसी के आधार पर उसने विकास किया है, उसी के आधार से उसमें क्या हुए हैं? परिवर्तन हुए हैं। विकास का तात्पर्य क्रमशः क्रमिक जैविकीय परिवर्तन से है, जो किसी प्रजाति के पूर्ववर्ती प्रारूपों में पर्यावरण की परिवर्तित होती हुई अनुकूलन की आवश्यकताओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। देखिए दोस्तों, ये जो लैंग्वेज है इससे आपको डरना नहीं है। ये लैंग्वेज मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। इन्होंने इस लाइन में कहा है कि जो विकास का जो तात्पर्य है वो क्रमशः क्या है? जैविकीय परिवर्तन से है, जो किसी प्रजाति के पूर्ववर्ती प्रारूपों में पर्यावरण की परिवर्तित होती अनुकूलन की आवश्यकताओं के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। अर्थात ये कहा गया है
कि जैविकीय से तात्पर्य क्या है? जैविकीय से तात्पर्य है वंशानुक्रम। जैविकीय से तात्पर्य क्या है? वंशानुक्रम। अर्थात यहाँ से बालक को जो कुछ अपने पूर्वजों से मिला है, उसके अलावा व्यक्ति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो परिवर्तित जो लक्षण हैं, जो परिवर्तन व्यक्ति में हो रहे हैं, वो किसके कारण हो रहे हैं? पर्यावरण के कारण हो रहे हैं। किसके कारण हो रहे हैं? पर्यावरण के कारण हो रहे हैं। जैसा जैसा समय निकलता गया वैसे वैसे पर्यावरण चेंज, अर्थात पर्यावरण से तात्पर्य क्या है? वातावरण। वातावरण में चेंजेज हुए और चेंजेज ही क्या करता है? अनुकूलन। अर्थात व्यक्ति जब वातावरण के अनुकूल हो जाता है तो उसमें क्या हो जाते हैं मित्रों? परिवर्तन हो जाते हैं। तो इस लाइन में यही कहा गया है कि विकास जो है वो किसका प्रतिफल है? एक तो वंशानुक्रम का प्रतिफल है और एक किसका प्रतिफल है मित्रों? वातावरण का प्रतिफल है। दोस्तों, आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शरीर में क्रियात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन जो विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप होते हैं, अर्थात चाहे वो क्रियात्मक, अर्थात हमारी चाहे गामक क्रियाएं हैं। क्रियात्मक से तात्पर्य क्या है? कौन सी क्रियाएं हैं? गामक क्रियाएं। क्रियात्मक से तात्पर्य कौन सी क्रियाएं? गामक, मोटर स्किल। ठीक है। साथ में व्यवहारिक जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किसकी प्रक्रिया का फलस्वरूप है? वो है विकास। अर्थात विकास के अंतर्गत, विकास में आप सभी को पता है गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, साथ में कैसे परिवर्तन होते हैं मित्रों? परिमाणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। किसके अंतर्गत? विकास के अंतर्गत। तो यहाँ पर यही कहा गया है, अगर मैं क्रियात्मक की बात करूँ तो क्रिया को मैं किसके अंतर्गत शामिल करूँगा? परिणात्मक के अंतर्गत शामिल करूँगा, परिमाणात्मक के अंतर्गत। और व्यवहारिक जो परिवर्तन होंगे वो किसके अंतर्गत होंगे? इसके अंतर्गत होंगे। अर्थात मैं कहूँ इसका संबंध शरीर से है, इसका संबंध किससे है? शरीर से है। जबकि इसका संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। इसका संबंध किससे है? मस्तिष्क से। ये शारीरिक है और ये कैसा है? मानसिक है। इतने बंद होते हैं कि सैकड़ों पीढ़ियों के बाद ही दिखाई देते हैं। विकास प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। किसकी प्रक्रिया के माध्यम से होता है? प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। आपको पता है कि प्रत्येक प्रजाति के जो सदस्य हैं, मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर दूं, आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। हाँ, हम यहाँ देख रहे थे प्रत्येक प्रजाति के जो सदस्य हैं, प्रत्येक प्रजाति के जो सदस्य अपने शारीरिक ढांचे और व्यवहार में बहुत भिन्नता लिए हुए होते हैं। अर्थात प्रत्येक प्रजाति अपने आप में क्या होती है? अलग होती है। जो गुण और विशेषताएं उन प्रजातियों की उत्तरजीविता और प्रजनन की उच्चतर दर से जुड़ी हुई होती है। भिन्नताएं किसकी है? एक तो प्रजनन और उनके कारण जो उत्तरजीविता है, उत्तरजीविता और किसके कारण? प्रजनन की जो दर है उसके आधार पर उनके गुण दोष अर्थात उनकी विशेषताओं का पता हमें चलता है। संभवतः वे ही आगे आने वाली पीढ़ियों में भी पाई जाती है। अर्थात जैसा अपने वंशज हैं, जैसे अपने पूर्वज हैं, जैसे अपने माता पिता हैं, उनके अंतर्गत जो गुण दोष हैं वो संभावनाएं ये होती हैं कि उनके बच्चों में, उनकी संतानों में वही गुण पाए जाते हैं उनकी पीढ़ी में। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जब ये दोहराई जाती हैं, किसके माध्यम से? वंशानुक्रम के माध्यम से, तब प्राकृतिक चयन उन नई प्रजातियों के विकास को उन्मुख करता है। प्राकृतिक चयन का मतलब ही क्या है? प्रकृति के द्वारा जो चयनित है, अर्थात वंशानुक्रम के कारण जो हमें प्राप्त हुआ है, जो कि उस विशेष पर्यावरण के साथ अत्यधिक प्रभावी रूप से अनुकूलित होती है। अर्थात हमें जो वंशानुक्रम से जो प्राप्त हुआ है उसके अलावा पर्यावरण के साथ में, अर्थात वातावरण के साथ में हमें अनुकूलित करने की जो शक्ति दी जाती है वो भी किसके माध्यम से दी गई है? वंशानुक्रम के माध्यम से या प्राकृतिक चयन के माध्यम से दी गई है। यह बहुत कुछ आजकल प्रचलित घोड़ों और दूसरे जानवरों के चयनात्मक प्रजनन के समान है। प्रजनक अपने प्रजाति समूह से योग्यतम और सबसे द्रुतगामी नर एवं मादा घोड़ों को छांटते हैं तथा उन्हें चयनात्मक प्रजनन के लिए प्रवर्तित करते हैं। अर्थात एक उच्च पीढ़ी को, एक अच्छी पीढ़ी को या अच्छी संतानों को प्रजनन के लिए अच्छा युग्मज वो देखते हैं। कैसा युग्मज देखते हैं वो? अच्छा, जिसमें जो नर है वो भी अच्छी गुणवत्ता वाला हो और जो मादा है वो भी अच्छी गुणवत्ता वाला हो। ऐसे उस युग्मज को चुनते हैं जिससे एक अच्छे जीव की उत्पत्ति हो सके, एक अच्छी संतान की उत्पत्ति हो सके। उपयुक्तता किसी जीव की वह योग्यता है जिसके कारण उसका अस्तित्व कायम रहता है तथा वह अगली पीढ़ी को अपनी जीन प्रदान करता है। आधुनिक मानवों के 3
आधुनिक मानवों के 3 महत्वपूर्ण अभिलक्षण उन्हें पूर्वजों से अलग अलग करते हैं। देखिए 3 महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो कौन कौन से। एक तो बड़ा और विकसित मस्तिष्क, जिसमें संज्ञानात्मक व्यवहार जैसे प्रत्यक्षण, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जो संज्ञानात्मक व्यवहार होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर, इसके अंतर्गत एक तो प्रत्यक्षण, एक स्मृति, एक तर्कना और एक समस्या समाधान और संप्रेषण के लिए भाषा का उपयोग करने की अधिक क्षमता। अर्थात ये आपको सीधे सीधे बताए गए हैं कि संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन से युक्तियाँ आती हैं, कौन कौन से विषय आते हैं। तो एक तो प्रत्यक्षण आता है, प्रत्यक्षीकरण। एक क्या आता है, स्मृति, ये आपसे सीधे प्रश्न आपसे पूछा सकता है। एक क्या आता है, तर्कना, तर्क वितर्क। एक होता है समस्या समाधान और संप्रेषण के लिए भाषा का उपयोग अधिक क्षमता। एक जो लक्षण है वो तो एक तो ये है। दूसरा है 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने की क्षमता, अर्थात मानव के रूप में 2 पैरों पर ही चलता है मानव। जानवर अपने हाथों का प्रयोग भी पैरों की तरह करता है, इसलिए यहाँ पर बात की गई है मानव। काम करने योग्य विपरीत अंगूठे के साथ मुक्त हाथ, ये अभिलक्षण हमारे पास कई हजार वर्षों से, अर्थात इसमें जो विशेषताएं बताई गई हैं पूरी किसकी विशेषताएं बताई गई है, एक मानव की विशेषताएं बताई गई हैं कि मानव के अंतर्गत संज्ञानात्मक क्षमताएं भी होती हैं, साथ में जो 2 पैरों पर जो चलने की क्षमता है वो भी किसके अंतर्गत है, मानव के अंतर्गत है। साथ ही वो जो अपना हाथ है और उसके साथ में उसका विपरीत अंगूठा है वो एक कार्य करने के लिए, ये हमें कब से, कई हजार वर्षों से हमें पहले से ही प्राप्त है। आगे हम देखते हैं हमारे जो व्यवहार हैं दूसरी प्रजातियों की तुलना में बहुत जटिल और विकसित हैं। किसके व्यवहारों की बात की जा रही है मित्रों, मानव व्यवहार के बारे में। किसकी बातें में, मानव व्यवहार। आप सभी को पता है मनोविज्ञान ही मानव व्यवहार की बात करता है, व्यवहार की बात करता है। तो यहाँ पर अन्य दूसरे जीवों की तुलना में मानव व्यवहार की तुलना यहाँ पर की जा रही है। जैविक जो विविधता है वो किस तरह से यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे पास बड़ा और अधिक विकसित मस्तिष्क है। किसके बजाय अन्य जीवों की तुलना में जो मनुष्य है उसके पास में एक तो बड़ा और अधिक विकसित मस्तिष्क है, जिसके कारण वह सोच समझ सकता है, तर्क कर सकता है, प्रत्यक्षण कर सकता है। यही संज्ञानात्मक है। मानव मस्तिष्क के विकास का प्रमाण 2 तथ्यों से दिया जाता है। पहला, मस्तिष्क का वजन हमारे शरीर के कुल भार का कितना 2.35% है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि मस्तिष्क का जो वजन है हमारे शरीर के कुल भार का कितना है, 2.35% है, और सभी प्रजातियों की तुलना में सर्वाधिक है। भाई सबसे ज़्यादा अगर मस्तिष्क की बात करें, वेट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा किसका है, मनुष्य का है, मानव का है। हाथी में यह 0.2% है। दूसरा, मनुष्य का प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क के सामने का बड़ा भाग जो आपका ललाट होता है उसके बारे में बात की जा रही है, मस्तिष्क के अन्य अंगों से भी अधिक विकसित है। निश्चित रूप से कहने का तात्पर्य यह है कि मानव का जो मस्तिष्क है वो अन्य जीवों की तुलना में सबसे बेहतर है, सर्वाधिक है, सबसे बड़ा है, अच्छी क्षमताओं को रखने वाला है। यह विकास पर्यावरण की मांगों के परिणाम स्वरूप हुआ। कुछ व्यवहार इस विकास में स्पष्ट भूमिका निभाते हैं। अर्थात ये जो व्यवहार है वो हमें कैसे दिखाई देता है कि मानव का जो मस्तिष्क है वो उच्च कोटि का होता है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि आहार ढूंढने की योग्यता, अर्थात अपना भोजन ढूंढने की योग्यता। परभक्षी से दूर रहना, अर्थात ये मेरा भक्षण कर सकता है, ऐसे जीवों से दूर रहना। छोटे बच्चों की सुरक्षा भी कौन कर सकता है, अच्छे से मानव कर सकता है। ये सब जीव तथा उसकी प्रजाति की उत्तरजीविता से संबंधित होते हैं। वे जैविकीय और व्यवहारात्मक विशेषताएं जो इन उद्देश्यों को पूरा करने में हमारी सहायता करती हैं, जिनके माध्यम से इन विशेषताओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में जीव की योग्यता को बढ़ाती है। पर्यावरण की आवश्यकताएं लंबे समय में जैविकीय और व्यवहारात्मक परिवर्तन लाती है। पर्यावरण की आवश्यकताएं अर्थात वातावरण की जो आवश्यकता है वो लंबे समय में, कुछ अंतराल में नहीं, लंबे समय में जैविकीय और व्यवहारात्मक परिवर्तन धीरे धीरे मनुष्य में लाती है। ठीक है, अब जो बात करेंगे हम किसकी करेंगे, जैविकीय एवं सांस्कृतिक मूल। जैविकीय अर्थात शारीरिक और संस्कृति दोनों की एक मिलीजुली बात हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ बात करें हम, हमारा जो व्यवहार है दोस्तों, आपको क्लास पसंद आई लाइक जरूर करें। जिसने भी चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, संपूर्ण मनोविज्ञान को, चाहे वो कंपटीशन की पढ़ना हो आपको, चाहे 11th-12th की पढ़ना है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और डेली 9 बजे लाइव हमारी क्लास के साथ आप जुड़ें। हमारे व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक हमारी जैविकीय संरचना है, जो हमें हमारे पूर्वजों से एक विकसित शरीर और मस्तिष्क के रूप में उत्तराधिकार में मिली है। अर्थात जो हमारा शरीर और मस्तिष्क मिला है वो हमें कहाँ से मिला है, हमारे पूर्वजों से मिला है। किसी दुर्घटना, बीमारी या दवाओं के सेवन से जब मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तब इन जैविकीय आधारों का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है कि ये आवश्यकताएं जो मस्तिष्क
की जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो कितनी एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इस तरह के उदाहरणों में कई तरह की शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता विकसित हो जाती है। कई बच्चों में माता पिता से दूषित जीन के संचरण के कारण मानसिक मंदन तथा अन्य असामान्य लक्षण विकसित हो जाते हैं। अर्थात माता पिता से किसी न किसी कमी के कारण जब ये जो जीन हैं वो प्रॉपर तरीके से मनुष्य को, मानव को नहीं मिलते, बालक को नहीं मिलते, शिशु को नहीं मिलते गर्भावस्था के दौरान, तो उनमें मानसिक मंदता, शारीरिक विकलांगता, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते। तो आप सोच लीजिए कि कितना आवश्यक है कि जो जैविकीय आदान प्रदान है वो एक उचित रूप से हो। इसलिए हम मानसिक रूप से मंद नहीं रहें, सामान्य हम बालक रहें, असामान्य बालक नहीं बने, शारीरिक रूप से दुर्बल हम नहीं हो। इसलिए जैविकीय जो संरक्षण है वो बहुत आवश्यक है। एक मनुष्य होने के कारण हमारे पास न केवल समान जैविकीय तंत्र बल्कि निश्चित सांस्कृतिक तंत्र भी होते हैं। ये तंत्र मानव आबादी में विविध रूपों में हैं। हम जब जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं और पलते हैं उसमें अपने जीवन का समझौता करते हैं, उससे अपने जीवन का क्या करते हैं, समझौता करते हैं। संस्कृति हमें विभिन्न स्थितियों में डालकर हमारे जीवन में कुछ मांगे करके हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव और सीखने के अवसर प्रदान करती है। यहाँ जो बात की गई है इस पैराग्राफ में, इसमें बात की गई है मित्रों कल्चर की, अर्थात संस्कृति की। किसकी बात की गई है? संस्कृति एक मानव के विकास में, एक बालक के विकास में किस तरह से योगदान करती है उसके बारे में बताया गया कि संस्कृति के माध्यम से बालक बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। जैसे जैसे वो संस्कृति अर्थात समाज के संसर्ग में रहेगा बहुत सारी चीज़ों को वह सीख जाता है। सीखने का क्या प्रदान करती है? अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार की मांगे, अनुभव और अवसर हमारे व्यवहार को अत्यंत प्रभावित करते हैं। जैसे हम शैशवावस्था से जीवन के अगले वर्षों की ओर बढ़ते हैं, ये प्रभाव अधिक स्पष्ट और सक्षम दिखाई देते हैं। इस प्रकार जैविकीय आधार के अलावा हमारे व्यवहार के सांस्कृतिक आधार भी होते हैं। इस अध्याय में हम आगे आप व्यवहार में संस्कृति भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा उसका कंक्लूजन यही है कि जो जैविक आधार है उसके साथ साथ जो सांस्कृतिक आधार है वो भी अति महत्वपूर्ण है। अर्थात जैविकीय आधार के साथ साथ कौन सा आधार मिले हमें? सांस्कृतिक, अर्थात कह दूँ मैं वातावरण, समाज की बात हो, संस्कृति की बात हो तो निश्चित रूप से क्या आएगा? वातावरण आएगा। अर्थात जैविक, अर्थात ये जो गुण दोष हमें प्राप्त हो रहे हैं वंशानुक्रम के माध्यम से, इसके साथ साथ जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? वातावरण के कारण होता है। जब दोनों मिल जाते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण अर्थात जैविक और ये जो संस्कृति दोनों मिल जाते हैं, तो एक समायोजित मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का प्रादुर्भाव होता है, उद्भव होता है। तो व्यक्ति को निश्चित रूप से जैविकता है अर्थात जो वंशानुक्रम है वो तो अपने माता पिता से स्थायी रूप से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो परिवर्तन जो हमें लाता है वो किसके कारण होता है? वातावरण के कारण होता है। तो परिवर्तन में महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? वातावरण है। जैविकता भी है, लेकिन ये स्थायी रूप में होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों? स्थायी होते हैं, जबकि वातावरण परिवर्तन का एक मुख्य केंद्र होता है। आगे हम बात करेंगे कल की क्लास में कि व्यवहार का जैविकीय आधार क्या है, इसमें कौन कौन से जैविक घटक हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम कल जानकारी करेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लें, लाइक आप कर लें, सब्सक्राइब आप कर लें। आप सभी ने अपनी इस क्लास को देखा, आपको जो भी अनुभव प्राप्त हुआ है उसके नीचे कमेंट्स आप ज़रूर करें, आपको क्लास कैसी लगी कैसी नहीं। इसलिए आप सभी क्लास को लगातार देखते रहें। आप सभी का मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में लाइव 9 बजे। आप हमारी क्लास को देखना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय।